नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय लाइफ प्रोसेसेस को समझने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि आखिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित कैसे रहता है। हम हर दिन भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज के पीछे शरीर के अंदर लगातार कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हार्ट धड़कता रहता है, लंग्स ऑक्सीजन लेते रहते हैं और सेल्स एनर्जी बनाती रहती है। यही लगातार चलने वाली एक्टिविटीज जीवन को बनाए रखती है। लाइफ प्रोसेसेस वे सभी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए जरूरी होती है। शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर भाग तक पहुंचाना पड़ता है और हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है। यदि इनमें से कोई भी कार्य रुक जाए तो शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है। मुख्य लाइफ प्रोसेसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन भोजन देता है, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करता है, ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाता है और एक्सक्रीशन शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। ये सभी प्रोसेसेस मिलकर जीवन को स्मूथली चलाती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर को कैसे मेंटेन करते हैं और जीवन को लगातार कैसे चलाते हैं। बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस वे सभी मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखती हैं। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे जीवित रहने के लिए लगातार कई कार्य करने पड़ते हैं। शरीर केवल बाहर से जीवित दिखाई देने से जीवित नहीं कहलाता, बल्कि उसके अंदर लगातार चल रही एक्टिविटीज ही वास्तविक जीवन का संकेत होती है। हमारा शरीर सेल्स से बना होता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण शरीर में लगातार वेयर एंड तेयर होता रहता है। इसलिए शरीर को लगातार रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। यही मेंटेनेंस वर्क लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोलेक्युलर मूवमेंट्स लगातार होते रहते हैं। ये मोलेक्युलर एक्टिविटीज जीवन के लिए आवश्यक है। यदि शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस रुक जाएं, तो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। इसलिए लाइफ केवल बाहर दिखाई देने वाली मूवमेंट नहीं है। उदाहरण के लिए, प्लांट्स अपनी जगह से चलते नहीं हैं, फिर भी वे जीवित हैं क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लगातार चलती रहती है। वायरसेस के मामले में साइंटिस्ट्स को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वे होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव रहते हैं। वे कोई मोलेक्युलर मूवमेंट नहीं दिखाते, लेकिन होस्ट सेल के अंदर पहुंचते ही एक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। लाइफ प्रोसेसेस इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि शरीर को हर समय एनर्जी चाहिए होती है। ग्रोथ और रिपेयर के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। साथ ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। यदि ट्रांसपोर्ट ना हो तो सेल्स तक आवश्यक पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे। शरीर के अंदर हार्मफुल वेस्ट्स भी लगातार बनते रहते हैं। यदि ये वेस्ट बाहर न निकाले जाएं, तो शरीर जहरीला होने लगेगा। इसलिए एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा में डिफ्यूजन द्वारा ही गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है। लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस में बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ती है। यही सिस्टम्स शरीर को एफिशिएंटली कार्य करने में मदद करते हैं। बच्चों, अगर जीवन को चलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की बात करें तो वह है भोजन। जिस प्रकार किसी वाहन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को कार्य करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता। भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ग्रोथ में मदद करता है, डैमेज टिश्यूज की रिपेयर करता है और शरीर की सभी एक्टिविटीज को स्मूथली चलाने में सहायता करता है। हम चलते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोचते हैं और काम करते हैं। इन सभी एक्टिविटीज के पीछे भोजन से प्राप्त एनर्जी काम करती है। यदि शरीर को सही न्यूट्रिशन न मिले
तो व्यक्ति कमजोर होने लगता है, ग्रोथ रुक सकती है और कई डिजीजेस होने लगती है। इसलिए न्यूट्रिशन जीवन की सबसे बेसिक और एसेंशियल प्रोसेस मानी जाती है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स भोजन प्राप्त करते हैं और उसे उपयोगी फॉर्म में बदलकर बॉडी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इसी आधार पर न्यूट्रिशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यही दोनों सिस्टम्स पृथ्वी पर लाइफ साइकिल और फूड चेन को बनाए रखते हैं। बच्चों, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रकृति की सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रोसेसेस में से एक है। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और ट्रोफिक का अर्थ होता है पोषण। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके सनलाइट की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है और यही पृथ्वी पर लगभग सभी जीवों के जीवन का आधार है। जब सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है तब क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जबकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। यही ऑक्सीजन पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए अत्यंत आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है। ये प्रोसेस देखने में सिंपल लगती है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ आवश्यक कंडीशंस होती है: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यदि इनमें से कोई भी फैक्टर अनुपस्थित हो तो प्लांट्स भोजन नहीं बना पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि प्लांट को सनलाइट न मिले तो वो कुछ समय बाद कमजोर होने लगेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस समझिए। क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है और सनलाइट एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि केवल वही भाग स्टार्च बनाता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे पॉज होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसके अलावा स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर लॉस को भी कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर रूट्स द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट सूर्य से प्राप्त होती है और क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में उपस्थित होता है। फोटोसिंथेसिस का महत्व अत्यंत अधिक है। ये प्लांट्स को भोजन देता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखता है और पूरी फूड चेन को सपोर्ट करता है। यदि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए तो धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगेगा, क्योंकि न भोजन उपलब्ध होगा और न ऑक्सीजन। इसलिए फोटोसिंथेसिस को लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। बच्चों, सभी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगी और कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। यदि प्लांट्स भोजन बनाना बंद कर दें तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जीवित नहीं रह पाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मशरूम, ब्रेड मोल्ड और यीस्ट इसके उदाहरण हैं। ये ऑर्गेनिजम्स डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। नेचर में इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद करते हैं। यदि डिकम्पोजर्स न हो तो पृथ्वी पर डेड ऑर्गेनिजम्स का ढेर लग जाएगा। दूसरा प्रकार है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स किसी लिविंग होस्ट से भोजन प्राप्त करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स कहलाते हैं।
कस्कुटर प्लांट, टेपवर्म, लीच और लाइस इसके उदाहरण हैं। पैरासाइट्स अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं और अक्सर होस्ट को वीक बना देते हैं। कई पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस भी फैलाते हैं। तीसरा प्रकार है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स भोजन को इंजेस्ट करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं और फिर वेस्ट बाहर निकालते हैं। ह्यूमंस और अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन के उदाहरण हैं। यह न्यूट्रिशन का सबसे एडवांस प्रकार माना जाता है क्योंकि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमें ये सिखाते हैं कि पृथ्वी पर सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स मिलकर इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। यदि इनमें से कोई एक भी ग्रुप समाप्त हो जाए तो नेचर का बैलेंस बिगड़ सकता है। बच्चों, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है, इसलिए न्यूट्रिशन प्राप्त करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल होते हैं जबकि कुछ अत्यंत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी कारण उनके फीडिंग मेथड्स भी अलग होते हैं। अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये स्यूडोपोडिया नामक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। जब अमीबा किसी फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है तो स्यूडोपोडिया उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके बाद फूड बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल में पहुंचता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है जबकि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैरामीशियम को समझते हैं। ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका शेप फिक्स्ड होता है। इसके शरीर पर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। ये सिलिया लगातार मूवमेंट करते हैं और फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। डाइजेशन फूड वैक्यूल्स में होता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स से हमें पता चलता है कि इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशंस रखते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स अधिक कॉम्प्लेक्स होते गए वैसे वैसे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी एडवांस होते गए। यही एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में मदद करती है। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को डाइजेस्ट करके शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स फूड को सीधे उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए डाइजेस्शन आवश्यक होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंटरी कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एलिमेंटरी कनाल माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है। इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस शामिल होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास आते हैं। डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है। टीथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि डाइजेशन आसान हो जाए। टंग भोजन को मिक्स करने और निगलने में मदद करती है। सलाइवा भोजन को मॉइस्ट बनाती है और सैलिवरी एमिलेज स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देता है। इसके बाद फूड ईसोफेगस में जाता है। यहाँ रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। यही मूवमेंट्स भोजन को स्टमक तक पहुंचाती है। स्टमक एक मस्कुलर सैक होता है जहां भोजन कुछ समय तक स्टोर रहता है। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्मफुल जर्म्स को मारता है और एसिडिक मीडियम बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है जबकि म्यूकस स्टमक लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मुख्य साइट है। यहाँ लिवर और पैंक्रियास से सेक्रीशंस आते हैं। लिवर बाइल जूस बनाता है जो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है और फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लिपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन करते हैं। इंटेस्टिनल जूस डाइजेशन को कंप्लीट करता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और फैट्स फैटी एसिड्स तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विली कहा जाता है। विली सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि अधिक न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो सके। अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर अब्सॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कुछ समय तक स्टोर करता है। अंत में वेस्ट एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
यदि टीथ की प्रॉपर क्लीनिंग न की जाए तो बैक्टीरिया शुगर पर एक्शन करके एसिड्स बनाते हैं जो टीथ को डैमेज करते हैं। इस कंडीशन को डेंटल कैरीज कहा जाता है। इसलिए हेल्दी टीथ के लिए रेगुलर ब्रशिंग और प्रॉपर ओरल हाइजीन अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, अब हम लाइफ प्रोसेसेस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रेस्पिरेशन को समझने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम हर समय सांस लेते रहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन केवल ब्रीदिंग का नाम नहीं है। वास्तव में रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर भोजन को तोड़कर एनर्जी प्राप्त करता है। यही एनर्जी हमारे शरीर की हर छोटी और बड़ी एक्टिविटी को चलाती है। हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं और यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी शरीर के अंदर कई एक्टिविटीज लगातार चलती रहती है। इन सभी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स माना जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है। सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटकर पाइरूवेट बनाता है। इसके बाद पाइरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह ब्रेकडाउन होता है और अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसके एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ह्यूमंस, प्लांट्स और अधिकांश एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ये प्रोसेस शरीर को एफिशिएंट एनर्जी सप्लाई प्रदान करती है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और कंपैरेटिवली कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यीस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसी कारण यीस्ट का उपयोग बेकिंग और अल्कोहल इंडस्ट्री में किया जाता है। ब्रेड बनाते समय यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे डो फूल जाता है। ह्यूमन मसल्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होने लगता है, जिससे मसल क्रैम्प्स और थकान महसूस होती है। यही कारण है कि अधिक दौड़ने के बाद पैरों में दर्द होने लगता है। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कई डिफरेंसेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कम एनर्जी देती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। जब सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है तब एटीपी टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। वे स्टोमेटा और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन रात में केवल रेस्पिरेशन होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए फिश जैसे ऑर्गेनिजम्स तेजी से सांस लेते हैं। वहीं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। यह नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है। जब हम इनहेल करते हैं तब रिब्स ऊपर उठती हैं और डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है। इससे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है और एयर लंग्स के अंदर चली जाती है। एक्सहेलेशन के समय डायफ्राम नॉर्मल स्थिति में लौटता है और एयर बाहर निकल जाती है। लंग्स के अंदर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इनके पास लार्ज सरफेस एरिया, थिन वॉल्स और रिच ब्लड सप्लाई होती है। यही फीचर्स एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और कमजोरी महसूस होने लगती है। स्मोकिंग और टबैको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अत्यंत हार्मफुल है।
स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उपस्थित सिलिया को नष्ट कर देती है। इससे कॉफ, इन्फेक्शन, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्मोकिंग और टबैको से दूर रहना आवश्यक है। इस प्रकार रेस्पिरेशन केवल सांस लेने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह वो मैकेनिज्म है जो शरीर को लगातार एनर्जी प्रदान करता है। बिना रेस्पिरेशन के सेल्स कार्य नहीं कर सकती और जीवन संभव नहीं रहेगा। बच्चों, अब हम लाइफ प्रोसेसेस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन को समझने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी बड़े शहर को सही तरीके से चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है। यदि रोड्स, व्हीकल्स और सप्लाई सिस्टम्स बंद हो जाएं, तो भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुएं लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर और प्लांट्स के अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो आवश्यक सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यदि यह सिस्टम काम करना बंद कर दे तो सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे और शरीर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वाटर, मिनरल्स और वेस्ट को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और सभी सेल्स सीधे एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं होती। इसलिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। ह्यूमंस में ये कार्य सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जबकि प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्य रूप से हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर में लगातार सर्कुलेट करता रहता है। ब्लड के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा फूड, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसीज शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, जबकि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब हार्ट को समझते हैं। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। ये 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट लगातार बिना रुके कार्य करता रहता है और यही पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का केंद्र होता है। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। इसका अर्थ है कि ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजन लेकर वापस हार्ट में आता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लौटता है। डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखती है, जिससे शरीर को एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। यही फीचर मैमल्स और बर्ड्स को अधिक एक्टिव बनाता है। अब ब्लड वेसल्स को समझते हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। इनकी वॉल्स मोटी और इलास्टिक होती हैं क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। वेन्स ब्लड को हार्ट की ओर वापस लाती है। इनमें वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से रोकते हैं। कैपिलरीज बहुत पतली वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्स केवल 1 सेल थिक होती है। यही टिश्यूज के साथ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज करती है। ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरी वॉल्स पर एक्सर्ट करता है। यदि ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब लिम्फ को समझते हैं। लिम्फ एक कलरलेस टिश्यू फ्लूइड होता है। यह अब्सॉर्ब्ड फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस पहुंचाता है और इम्यूनिटी में मदद करता है। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर टिश्यूज द्वारा होता है। 2 मुख्य वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम रूट्स से वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। यह मूवमेंट मुख्य रूप से अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के एरियल पाथ से वाटर वेपर के लॉस की प्रोसेस है। ये स्टोमेटा के माध्यम से होती है। ट्रांसपिरेशन पुल वाटर को रूट से ऊपर खींचने में मदद करता है और प्लांट टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। फ्लोएम लीव्स में बने फूड को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसमें मूवमेंट दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है। जाइलम और फ्लोएम में कई डिफरेंसेस होते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम मोस्टली डेड सेल्स से बना होता है जबकि फ्लोएम मोस्टली लिविंग सेल्स से बना होता है।
इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये शरीर के सभी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ता है और सेल्स तक आवश्यक सब्सटेंसेस पहुंचाकर लाइफ को कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है। बच्चों, अब हम लाइफ प्रोसेसेस के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सक्रीशन को समझने जा रहे हैं। हमारा शरीर लगातार अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता रहता है। जब डाइजेशन, रेस्पिरेशन और अन्य केमिकल रिएक्शंस होती है, तब केवल यूजफुल सब्सटेंसेस ही नहीं बनते बल्कि कई हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उत्पन्न होते हैं। यदि ये वेस्ट शरीर में जमा होने लगे तो वे सेल्स और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसलिए शरीर से इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन शरीर को क्लीन और बैलेंस्ड बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और एक्सेस सोल्ट्स तथा वाटर भी शरीर में जमा हो सकते हैं। यदि ये सब्सटेंसेस बाहर न निकलें तो बॉडी टॉक्सिक होने लगती है। इसलिए एक्सक्रीशन जीवन के लिए आवश्यक प्रोसेस है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मुख्य रूप से किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर बना होता है। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनका मुख्य कार्य ब्लड को फिल्टर करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। इसके अलावा किडनीज शरीर में वाटर बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। नेफ्रॉन के मुख्य भाग ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल होते हैं। यही स्ट्रक्चर्स मिलकर यूरिन फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन 3 मुख्य स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन है जिसमें ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है। दूसरा स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोल्ट्स और वाटर दोबारा ब्लड में अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सिक्रीशन है जिसमें अतिरिक्त वेस्ट फिल्ट्रेट में सीक्रेट किए जाते हैं। अंत में यूरिन तैयार होकर यूरेटर्स के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है और बाद में यूरिथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यदि किडनीज ठीक से काम करना बंद कर दें तो शरीर में हार्मफुल वेस्ट जमा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। डायलिसिस मशीन ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालती है। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होती है, लेकिन उनका तरीका एनिमल्स से अलग होता है। प्लांट्स अपने वेस्ट को वैक्यूल्स में स्टोर कर सकते हैं। कई वेस्ट गम्स और रेजन्स के रूप में जमा होते हैं। कुछ प्लांट्स पुराने लीव्स गिराकर वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन द्वारा एक्सेस वाटर भी बाहर निकलती है। कुछ वेस्ट सराउंडिंग सॉइल में भी रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार एक्सक्रीशन शरीर की क्लीनिंग सिस्टम की तरह कार्य करती है। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालकर इंटरनल बैलेंस बनाए रखती है और ऑर्गेनिजम्स को हेल्दी रहने में मदद करती है। बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने समझा कि लाइफ प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितनी आवश्यक है। न्यूट्रिशन शरीर को भोजन और रॉ मटेरियल्स प्रदान करता है। रेस्पिरेशन भोजन से एनर्जी रिलीज करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अन्य आवश्यक सब्सटेंसेस को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, जबकि एक्सक्रीशन हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालकर शरीर को क्लीन और बैलेंस बनाए रखता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके तरीके उनके बॉडी स्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल नीड्स के अनुसार अलग अलग होते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं जो इन प्रोसेसेस को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। ये सभी लाइफ प्रोसेसेस मिलकर ग्रोथ, रिपेयर, सर्वाइवल और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करती है। यदि इनमें से कोई एक प्रोसेस भी रुक जाए तो जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए लाइफ प्रोसेसेस वास्तव में जीवन की फाउंडेशन है। इस अध्याय को समझकर हमें ये ज्ञान मिलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। साथ ही हमें अपने शरीर की इंपॉर्टेंस और नेचर के बैलेंस का भी एहसास होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।